बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से नई आईनी तरमीम लाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से मुशावरत का फैसला भी किया है, जबकि इत्तफाक़ राय की सूरत में हुकूमत आईनी तरमीम लाएगी। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत की 2/3 अक्सरियत हासिल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने 5 अगस्त के एहतजाजी प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद बुला लिया गया है, जो कि अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करेंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने 5 अगस्त के एहतजाजी जो प्लान था उसको हतमी शक्ल दे दी है कि कल अडियाला जेल के बाहर एहतजाज किया जाएगा। देखें, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन ये है कि 3-4 बातें मैं दोबारा से दोहराता हूँ, और फिर मैं आगे चलता हूँ। पहली बात, आइंदा 2019 से लेके ये 2025 तक या 2022 से या उससे पहले से जब से भी पाकिस्तान में जो कुछ होगा आइंदा, उसका फैसला खित्ते के वाक़यात करेंगे और दुनिया के वाक़यात करेंगे। नंबर 1 सही, ठीक है। कुछ ऐसे ही लग रहा है शायद इस वक्त। फिर यह है कि जो खान साहब की गवर्नमेंट जब गई तो उसके बाद एक ब्लैक होल सा आ जाएगा, जिसमें सब जो हैं वो पूछ रहे होंगे एक दूसरे से कि भाई क्या है। और ये पूरा सिस्टम जो है, एक जो सिस्टम है जमहूरियत नहीं, ये सिस्टम पूरा फारिग हो जाएगा। वो अजीब सी एक शक्ल में टूटी फ्रूटी सा या उसके जो भी नाम दे वो आ जाएगा, ठीक है। उसकी भी एक शेल्फ लाइफ होगी। और लेकिन जो है वो मुल्क इस दौरान जो है वो आगे बढ़ेगा। ये मेरा मुस्तकिल रहा है कि मुल्क इसमें से इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। ये अंदर 7 से 8 वाली खबरें, 7 से 8, क्योंकि इनका रिजल्ट अल्टीमेटली ये तो कुछ देर के लिए जो है ना बात आप चला सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली होता है कि लार्जर पिक्चर में सोचते हैं तो वो फिर आप कहते हैं कि ठीक है यार, एनालिसिस इतना लॉन्ग टर्म और अगेंस्ट द टाइड जाना जो है ना, कि सब एक तरफ जा रहे हैं और आप उसके एक तरफ अगेंस्ट चले गए। तो अब चूँकि 24 साल हो जाएंगे 11 तारीख को, 11 सितंबर को मुझे 24 साल हो जाएंगे स्क्रीन्स पे। तो अब वो पहले दिन से लेके आज तक मैं अगेंस्ट द टाइड ही गया हूँ। यानी हवाएं उधर से चल रही हैं और मैं इधर से, ऐसे 9/11 के बाद से। और उसमें जो गुजरी वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये है कि उसमें इन तमाम बहरानों में जब से मैंने देखा है और जब से मैंने, और इससे पहले जाहिर है कि जब 2001 में मीडिया आया था तो उस वक्त बहुत सारी शख्सियात से मुलाकात हुई जो अब दुनिया में नहीं है। ज़िया-उल-हक साहब के भी करीबी साथी, बाकी भी, और मुशर्रफ साहब का दौर पूरा, और पढ़ा भी। जाहिर है कि एक मीडिया में आने से पहले की भी लाइफ थी मेरी। अच्छा, तो बात यह है कि मैं जो बात कह रहा हूँ ना, मैंने पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी मरबूत और मुस्तहकम फॉरेन पॉलिसी नहीं देखी जो आज की तरह। कल क्या हो, परसों क्या हो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। सिक्योरिटी जो है, आपके डिफेंस और डिप्लोमेसी, ये तो एक कांस्टेंट है। ये नहीं कि हम एक दिन हो गया तो बस हो गए सारे, मुस्तकिल है। और तो मैंने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और सिक्योरिटी फ्रंट पे और डिफेंस फ्रंट पे इतना मुस्तहकम पाकिस्तान को नहीं देखा। और आगे भी सुना, मतलब होता है कि आप एक कैंप में, दूसरे कैंप, आगे पीछे, दाएं बाएं। पहली बात तो ये हो गई। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला की ये जो बातें हैं ना सारी, मतलब मशीन्स हैं और टेक्नोलॉजी, मशीन्स भी तो आईसीयू में मशीन ही होती हैं ना, वेंटिलेटर पे मशीन ही होती है ना, तो इंसान उधर ही ख़त्म हो जाता है मशीनों पे। तो अल्लाह ताला की तरफ से एक नुसरत और फतह इसमें पाकिस्तान को हासिल हुई है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो ये सिस्टम है ना, ये सिस्टम जो मैं कह रहा हूँ ना, सिस्टम जा रहा है वो इसलिए जा रहा है कि ये जो सिस्टम है ये अब कंपेटेबल नहीं रहा दुनिया की सिस्टम्स के साथ।
क्योंकि दुनिया के अंदर जो है वो इतनी तेज तब्दीलियां आ रही हैं और इतना, और उसमें पाकिस्तान एक ऐसा मरकजी किरदार इस वक्त अदा कर रहा है कई मुल्कों की तरह, बल्कि कई मुल्कों से बहुत ज़्यादा, जो यानी देखें पैसा तो सबके पास होता है, पैसा तो चीज़ होती है कि आप किस तरह जो है ना, मतलब है कि घास खा के भी न्यूक्लियर बना लेते हैं ना आप जी। ठीक है। तो बात ये होती है सारी कि वो जिनके पास पता नहीं तीसरी बड़ी, चौथी बड़ी, पांचवी बड़ी इकॉनमी, छठी बड़ी, सातवीं बड़ी, आठवीं बड़ी, तो वो सब एक तरफ रह जाती हैं। जब एक जज्बा आता है ना, और ये बात बड़े दिल से कह रहा हूँ मैं इसको, जब जज्बा आता है ना तो फिर 313 एक तरफ होते हैं और 1000 एक तरफ होते हैं। तो बात ये होती है कि ये जो है ना, ये फिर उसमें फिर ये सारी चीज़ें, ये बड़ा एक ज़बरदस्त मरहला है। कल ईरान के सदर पाकिस्तान से जो गए हैं, अब देखें ना, कल पाकिस्तान के यहाँ से शुरू करते हैं ईरान के साथ। पहली बात तो ये, कल मुशाहिद हुसैन साहब से गप लगी तो इस नशिस्त में उन्होंने कहा कि सिस्तान के जो गवर्नर हैं वो भी आए हुए थे, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला भी, यानी उधर जो फितना वहाँ से जन्म ले रहा था, सिस्तान बलूचिस्तान, एक यहाँ पे जाहिर है कि एक कोशिश रही है हमेशा कि जी भाइयों को लड़ाया जाए आपस में और उनके दरमियान मसालिक की बुनियाद पे और जनाब कौमियतों की बुनियाद पे, बाकी मामलात पे उनको लड़वाया जाए, और डिवाइड एंड रूल वो फेल हो गया इस वक्त, और उसमें क्रेडिट सबको जाता है, कुछ स्टेप पे नहीं आया। बड़ी कोशिश हुई तो ईरान के जो सदर तशरीफ लाए पाकिस्तान, उसमें एक तो ये है कि वो सिस्तान बलूचिस्तान के इलाके से वो जो फितना वगैरह था, बॉर्डर सिक्योरिटी पे बात हुई। दूसरी बात यह है कि वो भी हमेशा के लिए अब मामला ख़त्म हुआ कि भाई अब मुल्कों ने एक पॉलिसी लेनी है। और मैंने कल मुशाहिद साहब से भी कहा था कि ये एशियन सेंचुरी के बाद अब ये जो कहते हैं ना, ये एशियन सेंचुरी हो गई, इसके बाद क्या, मतलब कहीं दूर दूर तक फिर उसके बाद क्या। देखिए एशियन सेंचुरी के साथ ही कहीं ग्लोबल साउथ मिक्स है, मतलब नाम तो एशियन सेंचुरी रखा हुआ है, लेकिन मेरा जाहिर है उस एशियन सेंचुरी के साथ ही ग्लोबल साउथ भी पूरा है। अच्छा, ग्लोबल साउथ वो है जिनको एक तरफ फेंको, ये कौन है भाई, G7 जो ये और फलाना दिमाग है। ग्लोबल साउथ जो है ना, ये आके एशियन सेंचुरी के साथ मिल जाएगा। अब सारा ग्लोबल साउथ तो एशिया में नहीं है, ये तो एक ऐसी टर्म्स है। तो ये ग्लोबल साउथ, मिडिल पार्ट्स, एशिया और इसमें यूरोप तकसीम हो गया है, डिवाइड हुआ है, ठीक है। ये अब जो एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते थे ना, यूरोप डिवाइड ही था ना, यूरोप की तो लड़ाइयाँ थी ना। ये दूसरी जंग अज़ीम क्या थी, यूरोप कब, उससे पहले तारीख में कब यूरोप रोमन से लेके और यूरोप के अंदर ही लड़ाइयाँ होती रही हैं ना आपस में। तो और ये मैं आपको बताऊँ एक बात, ये जो आज इंडिया में परेशानी है ना कि क्या हुआ है ट्रंप के साथ, ये शायद भूल गए हैं बात। ये देखें ना, मैं वो याद दिलाया जाता है कि फिर बार बार, जो मैं थोड़ा सा कल भी बात ये कर रहा था कि ये जहन में रखें कि ट्रंप 1.0 में मोदी जी के साथ जो वाक़यात पेश आए थे उसको जहन में रखें। पहली बात तो ये कि जो कोविड आया हुआ था, जब कोविड के दौरान ही गलवान और चाइना जो है उसने अपने इलाकों पे कब्जा किया, अपने इलाकों को वापस लिया, ये एक बेहतर टर्म है। दूसरी बात यह है कि आप याद करें कि जब ये वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरू हुई, तो वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत की फार्मास्यूटिकल्स, जिनका मैं तो ज़ाती तौर पे बड़ा उनको बहुत बेहतर समझता हूँ, बहुत सी ये जो अद्वियात वहाँ बनती हैं, लेकिन आप ये देखें कि उनकी पूरी ये वैक्सीन को वहाँ पे बैन कर दिया गया। और एक और तकसीम नज़र आई जो आज हमें यहाँ नज़र आ रही है ना यूरोप के अंदर, इसको मैंने कोविड के दिनों में इसकी दरारें नज़र आनी शुरू हो गई थी कि जी इस मुल्क में
मॉडर्ना लगेगी तो यहाँ पे एस्ट्राजेनेका लगेगी, तो यहाँ पे जो है वो चाइना की वैक्सीन चल जाएगी, तो यहाँ और यूरोप के अंदर जो है वो, अच्छा अमेरिका ने कह दिया यहाँ से कोई नहीं आएगा, वहाँ यूरोप बंद हो गया, वो अमेरिका अलग, मतलब आप देखें क्राइसिस के दिनों में ना आपको पता चलता है कि कौन कहाँ खड़ा है। यूएई के जो सदर हैं, यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया था ये वैक्सीन के ट्रायल्स के। लोग डर रहे थे कि पता नहीं ये ट्रायल्स में क्या होता है, वैक्सीन क्या होती है, तो उन्होंने अपने ऊपर ट्रायल ये बहुत बड़े क़यादत जो होती है अपने आप को जो पेश करती है ना कि लोगों का खौफ ख़त्म हो, और वो रशिया की, ठीक है ना, रशिया की। अच्छा अब मैं जो है वो स्पुतनिक जो थी, अच्छा तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो तो उन दिनों में देखें कि यूरोप के अंदर कितनी डिवीज़न नज़र आ रही थी कि ये जो है एक, बल्कि एक ही मुल्क में उस 2020 में मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला था। एक तो आज़रबाईजान आर्मीनिया की लड़ाई भी हो गई थी, जंगें भी हुई, कोविड ये उसके दौरान काफ़ी बहुत कुछ हो रहा था। और फिर जब जैसे ही थोड़ी सी सफरी पाबंदियाँ ख़त्म हुई तो मैंने ट्रैवल किया, और आप यकीन करें कि एयरपोर्ट्स पे क्या था कि कौन सी वैक्सीन कहाँ ख़त्म होती है, कौन सी वैक्सीन कहाँ शुरू होती है, क्या होता है, कैसे होता है, क्या एक क्या था। तो वो डिवीज़न आपको आनी शुरू हो गई थी कि ये मुल्क जो है, जबकि अफ्रीका को कोई पूछ भी नहीं रहा था, और वहाँ मतलब है कि वो अफ्रीका अपनी जगह, ठीक है, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ जाती है ना जब आप एक ख़ास किस्म के माहौल में रहते हैं, तो उन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अफ्रीका के लोग तो जिस तरह का पानी पीते हैं, और हमने भी वो हाथ से घड़े का पानी पिया हुआ है स्कूलों में, हम भी मैं सरकारी स्कूलों का पढ़ा हुआ हूँ, तो हमने भी वो जो हाथ से पानी पिए हुए हैं, लेकिन आज कोई सोच सकता है कि वो पानी पिए? लेकिन ऐसी दुनिया में करोड़ों लोग हैं ना जो पीते हैं पानी, तो उनकी इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा होगी। और कुछ ऐसे हैं जो ज़रा सा कुछ चीज़ करें तो ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, उनकी इम्यूनिटी ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो आदत ही नहीं है उनको, कि उनकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती कि वो बस वो बॉटल हो। अब यहाँ से जनाब वापस आते हैं कि ईरान के यहाँ से गए सदर, और उनकी तरफ से एक तो ये बॉर्डर का मामला हल हुआ, दूसरा ये है कि ये उन पर उनकी बड़ी डेथ्स हुई थी, उनको वैक्सीन कोई नहीं दे रहा था। ईरान ने फिर अपने आप को संभाला। ईरान बड़ा एक यानी मुल्क बड़े रेजिस्ट, एक प्रेशर्स के अंदर जो है ना मुल्क उभर के सामने आते हैं, और पाकिस्तान भी प्रेशर्स में से हुआ है। ये जो अंदर का है ना, ये तो मैन मेड क्राइसिस है। असल वो है, असल बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने खुद अपने कानों से, और मैं अकेला नहीं हूँ, वैसे सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग और होंगे, मैंने खुद सुना है कि यहाँ से अफ़गानिस्तान से जब इनकला होगा फ़ौजों का, तो पाकिस्तान कम से कम कम्बोडिया बना के जाएंगे। बिल्कुल डिज़ाइन वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला का अपना प्लान है, डिज़ाइन। अच्छा, तो अब इसमें जो इशू है, वापस कमिंग बैक टू ईरान, एक तो ये है कि कॉरिडोर उनके साथ मिलने जा रहा है। दूसरी बात ये है कि यानी ये जो बेल्ट एंड रोड, अब ये सी पैक, अब इसमें ईरान साथ जाएगा, ऑयल के क्या मामलात होते हैं आगे, वो शुक्रिया अदा करने आए थे, लेकिन शुक्रिया की बात नहीं। पाकिस्तान ने अपना एक अभी गलत फहमियाँ, ऊँच नीच आ रहे, तो ये जो है उन्होंने अपनी डिफेंस काउंसिल को एक्टिवेट कर दिया दोबारा। इराक ईरान जंग के बाद फर्स्ट टाइम उनकी वो जो डिफेंस, और सऊदी अरेबिया और ईरान करीब आ गए, और किसी तौर पर दरमियान में आपस में जो है इख्तलाफात पैदा नहीं होने दिए गए इस पूरे क्राइसिस में, जो एक फिर एक बदतर सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं मामला। लेकिन उससे पहले मैं बात करूं, और फिर ये है कि इसमें आज मार्को रूबियो का सेक्रेटरी स्टेट की कॉल आई और उनकी बात हुई इसहाक डार साहब के साथ, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब के साथ। अच्छा, अब वो जो मुलाकात है, अब कल यहाँ से ईरान के जो गए हैं यहाँ से पूरा उनका डेलीगेशन ये है, लेकिन ये है कि जो गुफ्तगू हुई है इसहाक डार साहब से, वो बड़ी पॉजिटिव और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। ठीक है, और उस गुफ्तगू का जो यानी वो अच्छी गुफ्तगू है, अच्छे पैराए में हुई, और उसमें सिक्योरिटी के हवाले से, रीजनल जो
टर्मोइल है, बाकी और मामला के ऊपर बात हुई, अच्छी बात हुई कोई उसमें। और मैं इंडियन मीडिया कोट कर देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट रिपोर्ट 44 इसाक डार एंड मार्को रूबियो वो टू कंटिन्यू कॉपरेशन एज यूएस पाक टाइज ग्रो स्ट्रॉन्गर। ये इंडियन मीडिया को कोट कर देते तो आज बात हुई, बड़ी अच्छी बात हुई। और ये बात हुई अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया, अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया के कॉपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान हो सकता है कि एक कोई रोल ऐसा प्ले कर रहा हो, शायद हो सकता है कि ईरान के साथ जो है वो अमेरिका की या यूरोप की और बाकी पाबंदियां और ये सारे मामला जो है बेहतरी आ जाए। लेकिन उसमें 2-3 बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि ईरान ने ये मुतालबा कर दिया है कि तमाम मुज़ाकरात जो आइंदा होंगे, अगर होंगे, एक तो ये है कि वो अभी इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है कि इनको आने दें IAEA वालों। दूसरी बात ईरान की तरफ से हुई है कि मुज़ाकरात होंगे उससे पहले जितना नुकसान हुआ है हमारा, यानी इंसानी जानें जो गई हैं, वो तो जो लोग शहीद हुए हैं वो तो हो गए, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे। लेकिन यह है कि जो नुकसान हुआ है इमारतों का, बाकी आगे पीछे, वो सारा नुकसान और उसके साथ पता नहीं क्या ईरान की तरफ से, वो सारा भी अमेरिका पूरा करेगा और फिर उसके बाद बातचीत करेगा हमसे। तो ईरान की तरफ से ये बात कर दी गई है कि ये मुज़ाकरात ऐसे नहीं होंगे कि आपने अटैक कर दिया अचानक आके और ये वो। और मुज़ाकरात की एक कंडीशन अब ये भी है कि आप जो है वो खर्चा, उसकी नुकसान पूरा करेंगे सारा। अभी आप सोचें कि अमेरिका की ये क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई कि वो ईरान पे दोबारा अटैक कर रहे हैं, तो क्या करें? वो ईरान से बात करने के लिए उन्होंने कंडीशन रख दी है स्टीव विटकॉफ से, ओमान में इधर इधर। दूसरी जो बात, तो ईरान की तरफ भी दोबारा आते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा गज़ा। स्टीव विटकॉफ जो हैं वो, मेरी ये इतला थी जो कल मैंने बात की थी कि वो शायद मॉस्को पहुंच गए, लेकिन वो मॉस्को उन्होंने निकलना था, मेरी ये इतला थी नशिस्त शुरू होने से पहले। लेकिन यह है कि फिर वो उनकी वहाँ मॉस्को जो पहुंचना है उनका वो डिले हो गया और वो इधर कहीं खित्ते में है, वो इसराइल में नहीं है। अच्छा, अब जहाँ जिस मुल्क में है वो मैं बात इसलिए नहीं करूँगा कि उसका फिर वो आप रेफरेंस दें, बताएं वो उधर से उधर निकल गए उधर, लेकिन वो इसी रीजन में है। और वो 6 तारीख को यानी बुध के रोज़ वो पहुंच रहे हैं मॉस्को। बुध के रोज वो प्रेसिडेंट पुतिन से बात करने के लिए पहुंच रहे हैं मॉस्को। और एक इसमें बहुत ट्रिकी चीज ये आ गई है कि जुम्मे को वो 10 दिन की डेट, बुध को पहुंच रहे हैं मॉस्को स्टीव विटकॉफ, 10 तारीख को यानी जुम्मे को जो 10 दिन पूरे हो रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जज्बाती होकर कह दिया था कि पुतिन को 10 दिन के अंदर अंदर ही सीज फायर करना होगा यूक्रेन का, वरना मैं ये 2 न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहा हूं। वो जुमे को खत्म हो रहे हैं तो स्टीव विटकॉफ पहुंच रहे हैं वहां बुध को। एक चवन्नी धेला पीछे प्रेसिडेंट पुतिन हटने को तैयार नहीं है। अगेंस्ट द टाइड में जब ये बात हो रही थी ना, तो मैं हमेशा प्रेसिडेंट पुतिन के साथ था कि ये नहीं कि जंग में सही कौन है वो, मेरा हमेशा ये था कि पुतिन निकल जाना है आगे और ये यूक्रेन की पिटाई होगी। अच्छा, अब उसमें जो है वो हालांकि यूक्रेन से हमारे भी ताल्लुक, लेकिन एक जंग के अंदर एक चीज़ होती है ना, तो हमने कहा ये इस तरह से नक्शा, उस नक्शे में वो चीज़ फिट नहीं हो रही। अब जनाब जुम्मे को वो दिन ख़त्म हो रहे हैं और ये स्टीव विटकॉफ जा रहे हैं पुतिन से मिलने, और पुतिन को पता है कि क्या होगा और उसने क्या कहना है और मैंने क्या जवाब देना है। 600 बंदों ने आज, जो कि इसराइल, जिसमें इसराइल के साबिक जो उनके मुसाद के सरबराहान, उनके जो शिनबित के सरबराहान, उनके फ़ौज के सरबराहान, और उसमें जो है वो बहुत लंबी एक फहरिस्त है। तो 600 के करीब ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने वहाँ पर एक जो है, ये एक बना हुआ है उनका, अगर सेकंड स्लाइड हम देखें ना, ये कमांडर्स फॉर इजरायली सिक्योरिटी,
तो कमांडर्स फॉर इजरायली सिक्योरिटी की तरफ से 600 ऑफिसर्स ने शिनबेत के, मोसाद के, पुलिस के, फॉरेन ऑफिस के, मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी सरबराहान है इसमें, इतना तवील लिस्ट है। अब ये जो कमांडर्स फॉर इजरायली सिक्योरिटी है, इनकी तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप को एक ख़त लिख दिया गया है, सही, ठीक है। और वो जो ख़त है, वो ख़त जो है वो ये बता रहा है कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो फौरी तौर पे इंटरवीन करें, और इंटरवीन करके वो जो है ये उन्होंने ये जारी की, अपनी ये नाम जारी किए हैं, और इसमें कौन कौन से लोग हैं, वीडियो, ये सारे लोग हैं। और इन्होंने ये ख़त को इस तरह से कि जी नेशनल, ये देखें ना, ये ख़त को इन्होंने फिर इसी के ऊपर अपनी मीटिंग के ऊपर ही ख़त के वीडियोस को भी डाल के और इस तरह से इन्होंने सोशल मीडिया पे डाला है कि ये जो है ये डिफेंसिव वॉर थी और हमने अचीव कर लिए मिलिट्री ऑब्जेक्टिव सारे, और जो है अब हम फौरी तौर पे ही चाहते हैं कि हम इसको, जंग को ख़त्म करें, और हम इन लॉसेस को, ये आगे शिकस्त होगी। ये प्रेसिडेंट ट्रंप बराह रास्त इन्वॉल्व होकर बात करें नेतन्याहू से और ये जंग बंद करवाएं। ये इसराइल की बका इस पर ख़तरे में है, सही, इसराइल की बका ख़तरे में है। ये उनके 600 लोगों ने ये ख़त लिख दिया। अच्छा, अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो दरमियान में वो पूरी एक कोशिश हो रही है, क्योंकि हमास ने कह दिया है कि जो है हमने तो हथियार डालने नहीं है, मतलब हम तो हथियार उस पर डालेंगे जब ये फ़ौज यहाँ पे निकलेगी सारी, और सारा का सारा जो वादे किए थे वो सारे पूरे कर लें, जो वादे किए थे वो सारे पूरे कर लें। इसी दौरान एक और जो है वो गड़बड़ होनी शुरू हो गई है। एक तो ये कि जो मागा बेस है, वो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बेस है, वो सारी की सारी, अच्छा ये इनका ट्विटर हैंडल है तो उस पर इन्होंने सारे नाम वाम इस पर भी डाले हुए हैं, वीडियो भी डाली हुई, बार एनीवे मागा बेस पे आ जाते हैं। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो बेस है प्रेसिडेंट ट्रंप की, उस बेस को एक तो इंटरनल चैलेंजेस है उनको जेफरी एप्स्टीन के हवाले से, और जेफरी एप्स्टीन जो है वो जो लेडी मैक्सवेल की बेटी जो है, वो जो जेफरी एप्स्टीन की के साथ जो इस पूरे गैंग में जो कि जेल काट रही है, तो वो जो है उसको एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में और इधर उधर ले जाके तो वो शायद वो कोई दूसरे बयान दे दे, ये दे, वो एक कोशिश हो रही है सारी। लेकिन वहाँ जो एक प्रॉब्लम एक हो गई है वो ये हो गई है कि जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बेस है वो गजा के साथ हमदर्दी रखती है, फ़लस्तीनियों के साथ, और इसराइल के खिलाफ है। एक तो बात ये हो गई। लेकिन दूसरी बात यह है कि वहां डेमोक्रेट्स एक्टिव हो गए। कौन? बाइडन की पार्टी एक्टिवेट हो गई है गजा के लिए, और उनके साथ रिपब्लिकन मिलना शुरू हो गए हैं, वो मेगा के, और उनकी तरफ से जनाब ये खत आना शुरू हो गए हैं। अगर मैं ये 7 देखूं तो ये जनाब ये 29 जुलाई को पहले खत आया था मार्को रूबियो के नाम, ठीक है ना, ये सेनेट की तरफ से। फिर दूसरा जो आया है ये, इसमें तो बहुत ज़्यादा नाम है। अच्छा, ये पहले भी आए थे, ये तो ये आते जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है ना इसमें, ये जो है वो ग्रेग गैसर हैं, इसमें मैक्सवेल फ्रॉस्ट हैं, इसमें एल ग्रीन है डेमोक्रेट ये टेक्सास से, इसमें जैरेड हफमैन है, इसमें मार्क पॉकन है, इसमें बॉनी वॉटसन है। ये बहुत सारे जो इन्होंने जो लोग हैं, इन्होंने ख़त लिखना शुरू कर दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप को। और ख़त बड़ा अजीब लिखा है। ख़त ये नहीं लिखा कि आप जंगबंदी करें, या आप जो है वो ये करें कि जी आप जो है वो सीज़ फायर पे अमल दरामद करवाएं। ख़त जो है वो ये है कि फ़लस्तीन को अमेरिका तस्लीम करें। सही, ठीक है, अमेरिका जो है फ़लस्तीन को तस्लीम करे। अच्छा, ये जो अब यानी बिल्कुल इसी तरह से करे जिस तरह से, और ये ख़त कौन लिख रहे हैं? ये जनाब लिख रहे हैं सारे डेमोक्रेट्स भी, और ये इसमें
ये मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत जल्द जो है ये इसमें जो मेगा या मागा जो भी कहें उसको, वो उनकी आने वाली है उसमें पूरी, ठीक है। उनके अब ये देखें ना, ये यहाँ पर मैं टाइम्स ऑफ इसराइल कोट करता हूँ 7th। अब इस खबर को आप नोट करें, 7th, हाउस डेमोक्रेट साइन लेटर अर्जिंग ट्रम्प टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट नॉट सीज फायर, स्टेट, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ना ये और फिर उसके बाद जो प्रो इजराइल डेमोक्रेट्स वो भी नेतन्याहू से अलग हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये गजा क्राइसिस में इधर से इधर जाके, और वो उनकी तरफ से डिमांड शुरू हो गई है गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के ऊपर ये तहकीकात करवाई जाएं, ये करवाई। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वहाँ पर भी प्रेशर में है, जेफरी एप्स्टीन के साथ साथ ये कि अपनी बेस, और फिर उसके इसमें कहीं दरमियान में अब ये एक ऐसी जगह आ गई है, ये ऐसी पूरी सूरत हाल पैदा हो गई है जहाँ पे ये स्टीव विटकॉफ इधर ही है, इसी रीजन में है कहीं, क्योंकि ये उन्होंने पूरी कोशिश इस वक्त हो रही है कि ये अमेरिका नेतन्याहू, अच्छा नेतन्याहू को बचाते हैं तो नेतन्याहू की डिफीट होती है। प्रेसिडेंट ट्रम्प तो कह रहे हैं हम जीत गए, ईरान को हमने फतह कर लिया, लेकिन असल मसला ये वो किया नहीं किया, जो कुछ हुआ ईरान तो अपनी जगह मौजूद है वो तो, लेकिन वो ही कह रहे हैं कि जी जो इसराइल है ना वो तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसराइल है ना, 106 साल पुराना, तो उसको डंप करना जो है वो, या उसको बिल्कुल ही छोड़ना, या किस उसकी शक्ल क्या रहेगी, वो ख़त्म हो गया बॉर्डर सारा, क्योंकि वो तो अंदर खुल गए हैं। अब नेतन्याहू ने फ़ोन किया लाले अमर वालों को कि हमारे जो रमाली तुमने पकड़े हुए हैं उनको भी थोड़ा सा खाना पहुंचा दो। इन्होंने आगे से जवाब ये दिया है, हमास की तरफ से जवाब ये गया है कि जी ऐसा है कि वो अब ये इधर से और ये चीज़ें सारी खोल दो और ये करो, तो या ये एक बड़ा मेरी किसी से बात हो रही थी, उसने कहा कि ऐसा करो कि वो जो हमारे कैदी हैं ना वहाँ पे मरवान बरगोती वगैरह, उनको भेजो तो हम उनसे खाना खिलवा देते हैं मतलब इस लेवल पे यानी आप देखें कि बात हो रही है। सही, उनको जेल से भेजो तो मरवान बरगोती को, तो उसके हाथ खाना, तो ये तुम्हारे यरगमाली हैं। अब इतनी दुनिया अंदर पहुंच गई, यरगमाली कहाँ है, किन सुरंगों में है, कहाँ से उनकी वीडियोस आ रही हैं, क्या वो एक इसराइल में खपड़ी हुई है, मुजाहरे हो रहे हैं। अब एक दरमियान में टेलीफोन कॉल आज हुई है, स्टीव विटकॉफ यहां पर डिलीवर नहीं कर पा रहे अभी तक। पूरी कोशिश है उनकी कि ये किसी तरह सीज फायर, नेतन्याहू उसको शिकस्त तस्लीम कर ले, कुछ मतलब कुछ हो, कहीं से कोई कुछ तो मिले ना, क्योंकि ये जो जितने फौजी हैं साबिका, इन्होंने तो कह दिया कि हम हार गए और हमारी तो बका का मसला इन्होंने खत लिख दिए। अच्छा, अब यहाँ जो इशू है वो ये है कि ये अब देखें ना BBC, hundreds of Israeli ex-officials appeal to Trump to help end Gaza war। ट्रम्प को खत लिख रहे हैं इजरायली ऑफिसर्स। अच्छा, इसमें अब इशू ये है कि जो स्टीव विटकॉफ है वो दो जगह इन्वॉल्व है। एक वो इन्वॉल्व हैं, बल्कि 3 जगह, एक वो ओमान में हुतीस के साथ, एक वो इन्वॉल्व यूक्रेन में, प्यूटिन ने उनको बड़े तरीके से जहां वो 6 तारीख को पहुंच रहे हैं, और एक वो ये गजा और इसराइल के सीज फायर में उन्होंने सबको जबान दी हुई है। अब नेतन्याहू ने एक हफ्ते के दौरान दूसरी दफा एक टेलीफोन कॉल रिसीव की है तल अवीव में, और वो जो कॉल है वो की है प्रेसिडेंट प्यूटिन ने। अच्छा, प्रेसिडेंट प्यूटिन की जो कॉल इस मरहले पे नेतन्याहू को हो रही है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि एक तो स्टीव विटकॉफ से वो क्या बात करेंगे, सच तुम आ रहे हो तो तुम क्या, अच्छा वो तो प्रेसिडेंट प्यूटिन ने जो करना है सो करना है, ठीक है, और वो न्यूक्लियर सबमरीन और ये वो छोड़ने में वो तो किंजल मिसाइल फेंके उन्होंने की पे, वो तो एक ज़रा भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस वक्त जो बात असल है वो उन्होंने नेतन्याहू को फ़ोन जो है वो क्या कहा है, वो गजा और फ़लस्तीन से मुताल्लिक है, क्योंकि ये बात ध्यान में रखें कि जो पोस्ट असद सीरिया है वो दोबारा प्रेसिडेंट प्यूटिन और क्रेमलिन के साथ शुरू हो चुका है, बड़े अच्छे ताल्लुकात, तातस एयरबेस और वो तातस की जो सी पोर्ट है और वो सारा। लेकिन जो SDF
देखें उधर तो टर्की में तो वो पीकेके ने हथियार डाल दिए थे ना, अब्दुल्ला गुलान उसका हिस्सा बन गया था। लेकिन जो सीरिया में एसडीएफ थी जिसने अहमद शरा के साथ, वहां पर वो उनको फिर कोई फ्यूल कर रहा है दोबारा, और उसके नतीजे में सीरिया में कोई झड़पें हो रही हैं दोबारा, नॉर्थ सीरिया में। यानी अच्छा, अब ये प्रोवोक कर रहे हैं तैयब उर्दोगन को, क्योंकि तैयब उर्दोगन जो है वो जाहिर है कि उनका बड़ी क्लैरिटी ये सीरिया पे और रीजन में और आगे पीछे था, तो वो कोई ज़्यादा सोचेंगे नहीं। उन्होंने आराम से, अगर ईरान नहीं कर सकता है तो बाकी मुल्कों ने तो देख लिया ना कि भाई कौन से F-35 और कौन सा थर्ड मिसाइल और क्या वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब यहाँ जो है तो ये प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से एक मैसेज गया, और ये खुराक आज पाकिस्तान से भी चले गए हैं, पाकिस्तान से भी आज गजा में चले गए हैं, और वो अंदर एंटर हो गए हैं। वो बाहर कोई इंतजार तो नहीं करने का, अंदर चले गए, इमदाद चली गई है। अच्छा, इसी दौरान जो है वो एक जो मुल्क है, उस मुल्क में ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म का उसके साथ फटा पेचा पड़ा है अमेरिका का। और वो पेचे पड़ा है कि बोल्सोनारो, जो जेयर बोल्सोनारो, मैं चंद देता हूँ उसके बाद बात करता। जेयर बोल्सोनारो जो है उनकी रिहाई का मुतालबा, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था इसको रिहा किया जाए। ये ब्राज़ील के साबिक सदर हैं, ठीक है। और बोल्सोनारो जो हैं ये ब्राज़ील के साबिक सदर हैं, और इनको ट्रम्प बड़ा पसंद करते हैं। ट्रम्प इनको इसलिए पसंद करते हैं कि ये भी एक तो राइट विंग के हैं, दूसरा ये कि ये कोविड को नहीं मानते थे। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते थे कोई तो आदमी है जो कहता है कि मेरी तरह देखो, वो ये बार बार प्रेसिडेंट ट्रम्प उसको कहते थे कि वो देखो ब्राज़ील का जो बंदा है वो भी नहीं मानता कि कोविड कोई चीज़ है, मैं भी कहता हूँ कोविड कोई चीज़ नहीं है। तो ये जो कोविड कोई चीज़ नहीं है के ऊपर ये दोनों की दोस्ती हो गई बड़ी ज़बरदस्त। सही। अच्छा, उसके बाद ये हुआ, ये मैं आपको 22 स्लाइड दिखा दूँ ताकि बैकग्राउंड हो जाए, ठीक है ना। ये 22 ये जो है ये ब्राज़ील्स बोल्सोनारो और रिजेक्ट्स कोविड-19 शॉट। उन्होंने कहा मैं नहीं लगाऊंगा, वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। ये 2020 में मास्क भी उतार के फेंक दिया था इन्होंने। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प तो क्या बंदा है यार, ये क्या बंदा है ये। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फेंका, उन्होंने फेंका, वाह। उसके बाद ये जो गार्डियन है उस ज़माने का, ये मार्च 23, ये 21वीं स्लाइड, इन्होंने कहा कि ये तो एक मीडिया ट्रिक है, मीडिया का तमाशा, ये तो कोविड कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ जी कि वो ये फार राइट के थे और ये स्ट्रॉन्ग मैन, और ये जो हैं ये जनाब गए प्रेसिडेंट हम, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से एक दिन पहले ही अमेरिका चले गए। इनके हामी जो थे, इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उसमें जो इनके जो मद्दे मुकाबिल जो मौजूदा वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं लुला दा सिल्वा, वो जीत गए। वो जीत गए तो इनके हामियों ने वहाँ पर बिल्डिंग्स को आग लगानी शुरू कर दी, और बिल्डिंग्स को आग लगानी शुरू कर दी, हंगामे शुरू हो गए, सारा कुछ हो गया। जो लुला दा सिल्वा हैं ये उस वक्त अमेरिका में थे, ये बात इंपॉर्टेंट है। इनका वीज़ा, ये खुद अमेरिका में थे, इनका वीज़ा ख़त्म हो गया, ये वापस लैंड हो गए। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि ये इसको रिहा करो, उन्होंने रिहा नहीं किया, वो 50% टैरिफ लग गए। अब जो लुला दा सिल्वा हैं यानी ब्रिक्स का जो बी, वो एक तो पॉपुलैरिटी, दूसरा उनका कहना ये है कि ये मेरे मुल्क में कू करवाने की कोशिश हुई है अमेरिका की तरफ से। सही। और आज से मिलिट्री ट्रायल भी शुरू हो गए, मिलिट्री ट्रायल ये जो भी उनके ट्रायल शुरू हो गए हैं, मई से शुरू हैं, लेकिन वो उसमें तेज़ी आ गई है। सही। तो ये जो है, अब मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, ये 28 देखा गया ना, मैं क्योंकि ब्रिक्स ब्राज़ील का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ब्रिक्स का बी ब्राज़ील है। तो 28 50% टैरिफ लगे हैं। 28 नो वन इज डिफाइंग ट्रम्प लाइक ब्राज़ील्स प्रेसिडेंट। अब लुला दा सिल्वा जो हैं वो कहते हैं कि भाई ये, अच्छा मैं ये वक्फे में जाने से पहले सिर्फ ये बता दूं कि ये हुआ क्या था। हुआ ये था कि रॉयटर्स 23 अगर हम दिखा सकें तेज़ी से फिर ब्रेक पे जाते हैं, 2021 में
इन अटैक कर दिया था जजेस पे, इंस्टीट्यूशन रप्चर, फिर एनबीसी को दिखाएं, ये फ्लोरिडा में लैंड हो गए थे, पावर इन्होंने हैंड ओवर नहीं की थी, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में इनके सपोर्टर्स ने कैपिटल को सीज करने की कोशिश की थी, फिर उसके बाद रॉयटर्स, ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने इनको ट्रायल में कू के ऊपर, और फिर उसके बाद जो आज उन्होंने बात की है ना प्रेस टीवी ने और RT 27 और 29 में कोट कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि ब्राज़ील वोंट फॉरगेट US हेल्प स्टेज ऑफ कू, कि भाई मेरा मुल्क है और यहाँ के लोगों ने फैसला किया है, तो आप कौन होते हैं कहने वाले कि अदालतें कुछ करेंगी या नहीं करेंगी ब्राज़ील, और नहीं करेंगी तो आप टैरिफ लगा रहे हैं। जी ब्रेक के बाद तो ये पेचा पड़ा हुआ है इस वक्त इस बात का कि ये अगर तो देखें गजा तो खुल गया है ना, अब ये है कि अमेरिका के अंदर ये बात शुरू हो गई है, खत लिख दिया गया कि फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करें, और मेगा और डेमोक्रेट्स मिल रहे हैं, ये ज़हन में रखें, मेगा बेस और डेमोक्रेट्स मिल रहे हैं, और जेफरी अच्छा, और इधर पूरा का पूरा ये जो अरब ममालिक और यूरोप ये निकल जाएगा हाथ से, और चाइना और ये सारा रशिया और बाकी दुनिया, अगर ये इन्होंने यूक्रेन का, और यूक्रेन की डेडलाइन दे दी जुम्मे की, और विद को पहुंच रहे हैं वहाँ बुध को, तो 2 दिन में क्या सीज़फायर होगी जो वक्त, और उधर से वो गजा सारा खुल गया है, और वो कह रहे हैं कि जी वो सीज़फायर, कौन सी सीज़फायर, वो देखिए ना उधर से वो अभी बच्चे भूख से मर रहे हैं, फायरिंग वायरिंग कर रहे हैं, मगर वो किसी वक्त भी जवाब में खोल देंगे, और ये एक प्रॉब्लम पैदा हो गई है उनके लिए। और वो बल्कि आज मैं आपको जाने से पहले आपको ये बताऊँगा, वो उनकी तरफ से ये मैसेज भी गया है कि मज़ीद यरगमाली उठाना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 20 को बचाओ। ये इनके फौजियों ने बात की, साबिका फौजियों ने, कि इस सिचुएशन में अगर हमास ने अटैक कर दिया तो ये तो सॉफ्ट टारगेट उठा के ले जाएंगे बहुत सारे मज़ीद। जी नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, हुकूमत की जानिब से नई आईनी तरमीम लाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, इस हवाले से दीगर जमातों और पीपल्स पार्टी से मुशावरत की जाएगी इस राय के मुताबिक? देखें जी, ये तो पोलिटिकली जो मामला चल रहे हैं उसमें आप देखें ना कि एक तो वहाँ पे बिल्कुल सूरत हाल ऐसी है कि क्या इसराइल दोबारा हमला करेगा, क्या वो जवाब में होगा, क्या हिम्मत है इस, अभी तो देखें ना ये सीरिया के मामला तो सारे ठीक हो जाएंगे SDF के, अभी तो इराक खामोश है, अभी तो शिया सुदानी ये जो कुछ सीरिया में और लेबनान में इधर उधर सारा हो रहा है, तो उसमें देखें इराक नहीं है ना, अभी तो इराक ने कहीं इराक एक्टिव ना हो जाए, ठीक है, ईरान के साथ और बाकी अरब ममालिक के साथ जो भी सारा सिलसिला है। तो इसमें यह है कि अब इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को जल्द फैसला करना है, जल्द फैसला कर रहे हैं कि वो इसको किस शक्ल में फ़लस्तीन की रियासत को आगे वो अनाउंसमेंट करते हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि यूक्रेन के उन्होंने 10 दिन का दे दिया टाइम, तो वो कि 10 दिन के अंदर सीज़फायर कराओ, वरना जो है वो पता नहीं न्यूक्लियर सबमरीन जो कि न्यूक्लियर नहीं, जो कि एक्चुअली वो उनकी न्यूक्लियर पार्ट से चलने वाला। अच्छा, कल हमारे जो तशरीफ़ लाए हमारी डेलीगेशन, तो मैं इसमें एक भी से बात करूं कि जो ईरान के सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान जो हैं, उनकी अहलिया और उनके एक बेटे का इंतकाल हो गया था 1994 में कार एक्सीडेंट में। सही। तो उन्होंने फिर 1994 से अपने 2 बेटों को और अपनी एक साहबजादी को उन्होंने फिर उनको खुद उनकी परवरिश की, ईरान के जो सदर हैं। तो उनकी जो साहबजादी हैं ज़हरा पज़ेश्कियान, वो केमिस्ट्री में मास्टर्स हैं और उनकी पॉलिटिकल एडवाइज़र भी हैं, और साथ ही वो कुरान की तालीमात भी देती हैं, इंग्लिश भी बोलती हैं, अज़रबैजानी भी बोलती हैं, फ़ारसी भी बोलती हैं, बड़ी ज़बरदस्त वो मास्टर्स हैं केमिस्ट्री में। वो उनके साथ थी कल जो हैं वो उनके साथ जो ज़हरा हैं ये, ठीक है, ये उनके साथ जो हैं जो तशरीफ़ ला रही हैं, तो ये ज़हरा पज़ेश्कियान जो हैं ये उनकी साहबजादी हैं, और ये उनको पॉलिटिकल एडवाइस भी करती हैं, लेकिन लो प्रोफाइल में रहती हैं। तो मैंने कहा ये सिर्फ बताते चलिए कि उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया, उनकी साहबजादी जो है वो साथ थी। अच्छा, तो ये अब अगले चंद दिनों में एक तो ये है कि
ये 27वीं तरमीम वगैरह जब आएगी, मैं तो इसको नहीं ज़्यादा फॉलो कर रहा, लेकिन इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। लेकिन ये है कि असल बात ये है कि जो यहाँ पर अच्छा वो उन्होंने आज स्टीफन मिलर ने, जो कि बड़े क्लोज़ हैं उनके प्रेसिडेंट ट्रम्प के, उन्होंने जनाब दोबारा फॉक्स पे इंटरव्यू दिया है। और उन्होंने फॉक्स पे इंटरव्यू देने के बाद जो है वो बड़ा सख्त उनका लबो लहजा था। मैंने वो इंटरव्यू सुना भी है, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे उसको प्ले करना मुश्किल नहीं। वो उन्होंने बड़ा सख्त उनका लबो लहजा था इंडिया के बारे में। और उन्होंने 37 में कोट कर रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया बाइंग रशियन ऑयल नॉट एक्सेप्टेबल, टॉप ट्रम्प एड एक्यूजेस इंडिया ऑफ फाइनेंसिंग रशियाज वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। अच्छा, अब ये जो स्टीफन मिलर हैं इन्होंने ये बात की है। अच्छा, ये जो अब इशू ये है, अच्छा दूसरी इंडियन एक्सप्रेस की ये भी बात बड़ी तशवीशनाक है, वो ये कि 39 के H1B वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा पे पाबंदी के बाद ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो US इन्वेस्टमेंट गोल्ड वीज़ा, जो दुनिया में ज़्यादा मुल्कों के लोग ले रहे हैं, उनमें इंडिया के लोगों ने वो पता नहीं कितने लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट करें। और वो जो था ना गोल्डन वीज़ा, वो वीज़ा लेना शुरू कर दिया इंडिया ने। इससे बड़े खुश हो रहे हैं वो अमेरिकन। तो ये तो कंप्लीट ब्रेन ड्रेन होगा इंडिया। तो ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को देखना है कि भाई ये कैसे मामलात को निपटाना है, और क्या रशिया की तरफ वो जाते हैं तो क्या फिर वो ये बर्दाश्त कर लेंगे सारे जो पाबंदियाँ लगेंगी उनके ऊपर। ब्राज़ील तो वो नहीं है, और जाहिर है कि बहुत ज़्यादा उनकी तिजारत है, बहुत ज़्यादा उनके इशूज़ हैं, और स्ट्रेटजिकली और ये सारे मामलात, और चाइना, और मतलब है कि जो भी खत्ते में हो रहा है, पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात, अफगानिस्तान के ताल्लुकात, सेंट्रल एशिया। मैं कल भी बात कर रहा था कि ये शायद टर्म्स ही ऑब्सलीट हो रही है, वो वेस्ट एशिया कहने शुरू कर दिए बहुत से लोगों ने मिडल ईस्ट की जगह, ठीक है ना। तो मिडल ईस्ट की लफ्ज़ कम इस्तेमाल हो रहा है, वेस्ट एशिया ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो इसीलिए जो है अब ये देखना ही है कि स्टीव विटकॉफ यहाँ से बुध के रोज़ उन्होंने पहुँचना है, कल 5 है, वो मशरिक़ वस्ता में ही हैं और तेज़ी के साथ वो इधर ही मुल्कों में घूम रहे हैं। तो या ये कुछ करवाने में कामयाब हो जाते हैं, या यहाँ की, और नेतन्याहू को पुतिन ने क्या कहा है ये ज़ाहिर है कि स्टीव विटकॉफ को पता है कि मतलब कुछ तो मैं वहाँ मतलब वापिस जाऊँ तो पता चला अमेरिका जाने से पहले वो इधर भी कत्लेआम जारी है और मज़ीद जंग छिड़ गई और चढ़ाई कर दी सबने नेतन्याहू के ऊपर। ये अंदर भी असैसिनेशन हो सकती है। मैं आपको बताऊँ नेतन्याहू की जो फौजियों ने बात की है ना आज, ये नेतन्याहू ख़राब सूरत हाल में आ गया। इसमें शिन बैत और सारी मोसाद और सारे लोग हैं। अच्छा, अब इशू ये है तो वो बजाय इसके कि इसराइल को, और पूरा इसराइल भी उधर शिफ्ट हो रहे हैं सारे, तो वो एक बंदे को फारिग करके और वो फिर एक बड़ा वहाँ पे तबका ऐसा है वो असैसिनेट कर सकता है इस वक्त नेतन्याहू को। अच्छा, और दूसरा जो है वो इससे पहले भी तो बहुत सारे उन्होंने खुद ही, उनके यहूदियों ने ही मारा है ना अपने प्राइम मिनिस्टर्स को। तो वो जो है वो उधर वो ये भी मुमकिन है कि स्टीव विटकॉफ की तरफ से मैसेज गया हो पुतिन को कि आप एक फ़ोन कर दें ताकि मैं आपके पास आ रहा हूँ तो सीज़ फायर की मैं आगे बात करवाता हूँ, ये वो, क्योंकि स्टीव विटकॉफ की बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो अगर इस वक्त निकल जाते हैं ना बीच में से, तो फिर वो बिल्कुल यहाँ कोई दूसरा बंदा है ही नहीं जो बात करेगा अमेरिका की बिहाफ पे, ना बात करेगा कोई जो है वो पुतिन से, ना कोई बात करेगा अरब वर्ल्ड में, ना कोई मतलब फिर आप समझेंगे ना ओमान में हुतीस तैयार बैठे हैं, लेकिन ना हुतीस को भी तो डील कर रहे हैं ना वो ओमान में कि तुम अब देखिए ना हुतीस भी ठंडा किया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा खित्ता जो है अलाव की तरफ चला जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि स्टीव विटकॉफ और प्रेसिडेंट ट्रम्प मामलात को आगे जो है वो कोई इसमें वाज़ेह पॉलिसी करें। और इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, मोदी जी की एक पॉलिसी भी बड़ी वो है कि मोदी जी जो हैं वो रशियन ऑयल लेंगे तो पाबंदियाँ लग जाएंगी, तो क्या वो पाबंदियाँ बर्दाश्त करेंगे? तो क्या उसको कोई फ़ायदा होगा उनको? क्या उनको फ़ायदा होगा? क्या चाइना जो है वो अपने इलाके छोड़ देगा? चाइना के साथ जो इशू जो कंटेन कर, ये तो हालत मजबूरी सूरत हाल क्रिएट हो रही है ना। तो मतलब ये है कि एक बड़ी सूरत हाल ऐसी है जो अगले चंद दिन बड़े उसमें आम है। ये मैन मेड क्राइसिस जल्दी ख़त्म हो पाकिस्तान के अंदर तो हम इसमें से आगे निकलें। लेकिन ये है कि बहरहाल ख़त्ते और दुनिया के वाक़यात और हालात तय करेंगे कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। और चूँकि
पाकिस्तान की फेवर में जा रहे हैं सारे हालात, इसलिए मुझे यकीन है कि जो भी कुछ होगा पाकिस्तान में बेहतर होगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।